3.9 बिलियन ईयर्स पहले प्लूटो के साइज का एक एस्ट्रॉइड मार्स के सरफेस से टकराया। इस प्लैनेट के सरफेस पिघल गए, एटमॉस्फेयर स्पेस में उड़ गए और ओशंस उबलकर खत्म हो गए। अगर इस प्लैनेट पर लाइफ थी भी तो वो भी पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक्सटिंक्शन थोड़े टाइम तक रहा होगा और शायद लाइफ ने यहाँ फिर से अपनी नई शुरुआत की होगी। What is going on? So welcome back guys to the channel। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्स की सेकेंड जनरेशन ऑफ लाइफ किस तरह शुरू हुई और उसका अंत कैसे हुआ। So without wasting any more time, let's begin। रियलिस इम्पैक्ट के 10 मिलियन ईयर्स के बाद मार्स इतना ठंडा हो गया होगा कि इसके सरफेस फिर से सॉलिड बन जाए। इस प्लैनेट पर लाइफ के लिए जरूरी करीब सारी चीज़ें रही होंगी, जैसे एक स्टेबल सरफेस, कुछ सही मॉलिक्यूल्स और एनर्जी सोर्स। लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। मार्स की सरफेस पूरी तरह सूखी और बिना पानी वाली थी, तो यहाँ लाइफ की शुरुआत नहीं हो सकती थी। मार्शियंस के सेकेंड जनरेशन के पैदा होने के लिए पानी ज़रूरी था, उसके बिना इनका पैदा होना मुश्किल था। साल 2004 में नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर मार्स पर लैंड कराया गया। इसके मिशन का एक हिस्सा ये ढूंढना भी था कि क्या बोरियलिस इम्पैक्ट के बाद मार्स पर पानी नज़र आया था। जल्दी ही रोवर को फॉसिलाइज सैंड ड्यून के सरफेस पर एक अजीब सी चीज़ दिखाई पड़ी। ये थी अजीब और गोल मेटालिक रॉक्स। इन रॉक्स को कहा जाता है ब्लूबेरीज। ये ब्लूबेरीज अर्थ पर भी मौजूद है। ब्लूबेरीज आयरन ऑक्साइड के नोड्यूल्स हैं जो जमीन में गहराई पर बनते हैं। ऐसी नोड्यूल्स का मार्स पर बनना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोरियलिस इम्पैक्ट की वजह से प्लैनेट के पिघलने के बाद बने होंगे और ये बनते हैं पानी से। छोटे छोटे ब्लूबेरीज के बनने के लिए ज़रूरी है कि सैंड ड्यून्स में बहुत सारा पानी बहता हुआ नीचे आए और तब ये हर सैंड क्ले के आसपास मौजूद आयरन ऑक्साइड को भी ले आता है। एक ब्लूबेरी में करीब 28 ग्राम आयरन होता है और ऐसे ही किसी ब्लूबेरी में 28 ग्राम आयरन तभी समा सकता है जब उसे 1000 गैलन पानी मिले। ब्लूबेरी सैंड ड्यून्स में काफ़ी गहराई में बनते हैं, लेकिन हजारों सालों के दौरान विंड इरोजन की वजह से सॉफ्ट रॉक तो घिस जाती है, सिर्फ ब्लूबेरीज बची रहती है। मार्स की सरफेस पर ब्लूबेरीज तभी बन सकती है जब इस रेड प्लैनेट पर पानी होता और इस कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट के बाद इसे इसका एटमॉस्फेयर वापस मिल गया होता। सरफेस पर लिक्विड वाटर होने की वजह से लाइफ के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें एक बार फिर मिली होंगी ताकि मार्शियंस की एक दूसरी जनरेशन पैदा हो सके। एक और जियोलॉजिकल फीचर है जो मार्स पर भी मिलता है और इससे पता चल सकता है कि बोरियलिस इम्पैक्ट के बाद कितना पानी रेड प्लैनेट की सरफेस पर लौटा होगा। इस तरह किसी स्लॉट कैनियन की शुरुआत अर्थ की सरफेस में छोटे क्रैक्स की वजह से होती है। जब टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट करती है तब रॉक में ज़बरदस्त प्रेशर डेवलप होता है और फिर ये दो पीसेस में टूट जाती है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से सरफेस में छोटे क्रैक्स आ सकते हैं, लेकिन इन क्रैक्स को वाइड डीप कैनियंस में बदलने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ है पानी। स्लॉट कैनियन सूखे रहते हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड्स अक्सर इसे अपना शिकार बनाते हैं। ऐसा होने पर तेज बहाव वाला पानी कैनियन से होकर बहते हुए इन्हें और ज़्यादा चौड़ी और गहरी बनाता है। ऐसी स्लॉट कैनियन जो आज हमें दिखती है, वैज्ञानिकों ने मार्स पर भी ऐसी ही देखी है, जो इस बात का एविडेंस है कि 4 बिलियन ईयर्स पहले बोरियलिस इम्पैक्ट के बाद मार्स पर पानी मौजूद था। लेकिन ये पानी आया कहाँ से? शायद ये प्लैनेट में ही मौजूद रहा हो। पानी काफ़ी वॉल्यूम में मिलता है। हम जानते हैं कि अर्थ के मैंटल में पानी मौजूद है, तो ये भी हो सकता है कि मार्स पर पानी काफ़ी गहराई में हो और इस कैटास्ट्रॉफिक के बाद बाहर आ गया होगा। अर्थ पर भी वैज्ञानिक सेस्मिक वेव्स का इस्तेमाल नीचे गहराई पर मिनरल्स में दबे पानी का पता लगाने के लिए करते रहे हैं। ऐसी ही कोई वाटर सोर्स शायद इम्पैक्ट के बाद वाले मार्स में हंड्रेड्स ऑफ माइल्स की गहराई में छुपा हो और वॉल्केनोस ने शायद इस पानी को फिर से इस सरफेस पर लाया हो। पानी प्लैनेट की सरफेस के नीचे से ऊपर तक जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के जरिए भी पहुंच सकता है। इनमें वॉल्केनोस भी शामिल है। अर्थ पर वॉल्केनोस बहुत सी गैसेस बाहर निकालते हैं, जिसमें वाटर वेपर भी शामिल है और हमने मार्स पर भी वॉल्केनोस देखे हैं। मार्स इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो का घर है, ओलंपस मॉन्स, जो माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम्स ज़्यादा ऊंचा है। 4.49 बिलियन ईयर्स पहले
वॉल्केनोज ने एटमॉस्फेयर में लावा उगलना शुरू किया और फिर पानी भी, जिससे खतरनाक रेनस्टॉर्म्स आए, जिससे मार्स की सरफेस पर बाढ़ आ गई। हजारों लाखों साल के दौरान पानी वाली एक दुनिया बन गया था मार्स। एक बार फिर यहाँ मार्शियंस की दूसरी जनरेशन के पैदा होने के लिए एकदम सही कंडीशंस बन गई। थ्योरी के मुताबिक 4 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट्स पर लाइफ मौजूद थी, क्योंकि 140 माइल्स दूर अर्थ पर लाइफ की शुरुआत अभी हुई ही थी और अर्थ जो एक स्टेबल प्लैनेट था, इसलिए एक दिन यहाँ हम इवॉल्व होने वाले थे। लेकिन मार्स की सिचुएशन एकदम अलग थी। एविडेंसेस से हमें पता चला कि मार्स पर एक आइसी अपोक्लिप्स का हमला होने वाला था। मार्स का सेकेंड जनरेशन अपने लिमिट तक टेस्ट किए जाने वाले थे। 2008 में नासा का मार्स रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर मार्स के सरफेस के नीचे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इसके ग्राउंड पेनिट्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स ने सरफेस के नीचे खुदाई की मार्स के जियोलॉजिकल सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए। पर जब ऑर्बिटर इक्वेटर को स्कैन कर रहा था, तब उसे कुछ ऐसा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। ये था एक बड़ा सा अंडरग्राउंड ग्लेशियर। इसकी चौड़ाई थी करीब 1 मील, जो दिल्ली से 3 टाइम्स बड़ा था। इतने बड़े स्केल पर आइस सिर्फ फ्रिजिड पोल्स पर ही जमनी चाहिए। इसकी एक ही वजह हो सकती थी मार्स पलट गया हो और इसका इक्वेटर सन से दूर हो गया हो। ज़्यादातर प्लैनेट्स वॉबल करते हैं और कभी कभी वो इतना वॉबल करते हैं कि पलट सके, जिससे वहाँ सुपर विंटर्स आ सकते हैं। 3.9 बिलियन ईयर्स पहले मार्स शायद 80 डिग्री तक झुक गया हो। मार्स का टेम्परेचर -87 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया हो। जैसे जैसे पोलर आइस शीट बड़ी होगी, मार्स पूरी तरह जम गया होगा। लाइफ की बायोकेमिस्ट्री को चलाने वाला पानी उन छोटे बैक्टीरिया में जमने लगा और आइस क्रिस्टल्स बनने लगे, जिसने मार्शियंस के सेल वॉल्स को पंचर करके उन्हें मार दिया। अगर मार्स पर कोई दूसरी जनरेशन होगी तो वो भी बहुत बुरी हालत में होगी। लेकिन यहाँ अर्थ पर हमारे एंसेस्टर्स के लिए सिचुएशन आसान रही होगी। अर्थ का हिलना डुलना और सीजन स्टेबल रहते हैं, जिसमें हमारी मदद करता है हमारा ओवरसाइज्ड मून का एनर्मस मास अर्थ पर काफ़ी ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है, जिससे अर्थ का हिलना डुलना घटता है और हमारे सीजन्स कंट्रोल में रहते हैं। मून ना होता तो हमारे एंसेस्टर्स को भी अर्ली मार्शियंस की तरह आइसी अपोक्लिप्स झेलना पड़ता। मार्स का मून ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके 2 छोटे मून्स हैं, जिससे मार्स पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मार्स पर मौजूद जिन ब्रूटल कंडीशंस की वजह से वहाँ की लाइफ एक्सटिंक्ट हुई होगी, उसी के कारण वो अडेप्ट और इवॉल्व भी हुई होगी। हम ये जानते हैं कि अर्थ पर पाए जाने वाले जीव, जिन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, सबसे मुश्किल कंडीशंस में भी जिंदा रहने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। ये हाइड्रोथर्मल वेंट से लेकर ग्लेशियल आइस तक का सामना कर लेते हैं। व्हेन कंडीशंस गेट टफ, लाइफ सीम्स टू गेट टफर। शायद मार्शियंस सुपर विंटर्स ने लाइफ की 3rd जनरेशन को पैदा कर दिया होगा। ये बग्स की एक ऐसी सुपर आर्मी होगी जो हार्शेस्ट क्लाइमेट चेंज को भी झेल गई होगी। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले शायद मार्स की सरफेस पर लाइफ की 3rd जनरेशन एक्सिस्टेंस में आई होगी। ये अपने प्रेडिसेसर से इवॉल्व हुई होगी ताकि मार्स के सुपर विंटर्स को झेल सके। ये अब तक की सबसे टफ मार्शियंस लाइफ रही होगी। लेकिन जब सुपर विंटर्स खत्म हुई होंगी तो मार्स पर लाइफ से जुड़े कंडीशंस और मुश्किल हो गए होंगे। तब एक्सटिंक्शन लेवल की एक और इवेंट शुरू होने वाली होगी। तब मार्स का एटमॉस्फेयर ही खत्म हो गया होगा। तो क्या इस इवेंट से मार्शियंस का सफाया हो सकता था? ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जिसका टाइटल है हाउ 3rd जनरेशन ऑफ लाइफ एंडेड इन मार्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।